नमस्कार, में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड की उन विशाल नदी घाटी परियोजनाओं की गहराई में उतर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ वहां की जमीन का बल्कि आप कह सकते हैं वहां के लोगों की किस्मत का नक्शा ही बदल दिया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स असल में थे क्या, इन्हें क्यों बहुउद्देशीय कहा जाता है और डीवीसी जैसे बड़े सपनों से लेकर कोयल कारो जैसे जमीनी टकराव तक इनकी विरासत क्या है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है? सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। भारी है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक तीर से कई निशाने साधे। सोचिए, एक ही बांध बन रहा है, लेकिन उससे बाढ़ भी रुक रही है, खेतों को सिंचाई के लिए पानी भी मिल रहा है। अच्छा, टरबाइन घुमाकर बिजली भी बन रही है, और तो और जो जलाशय बना, मतलब जो रिजर्वायर बना, उसमें मछली पालन भी हो रहा है। तो यही है बहुउद्देश्य का मतलब, एक समाधान फायदे का ही। अच्छा, तो ये सिर्फ बिजली या सिंचाई तक सीमित नहीं था। ये तो पूरी इलाके की अर्थव्यवस्था को एक साथ उठाने की कोशिश थी। और इस सोच की सबसे बड़ी मिसाल थी दामोदर घाटी परियोजना, यानी डीवीसी। वीडियो में बताया गया है कि यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। 7 जुलाई 1948, आजादी के ठीक एक साल के अंदर। ये तो बहुत बड़ी बात थी। ये सिर्फ बड़ी बात नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था। एक ऐलान कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार है। और मजे की बात यह है कि इसका जो मॉडल था वो कहीं और से लिया गया था। अच्छा, कहां से? अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी, TVA, जो 1933 में बनी थी। ये दिखाता है कि आजादी के बाद भारत विकास के लिए ग्लोबल मॉडल्स को देख रहा था। ये तो बहुत बड़ी जस्प है। मतलब हम सिर्फ अपनी समस्याओं को नहीं देख रहे थे, बल्कि दुनिया में जो सबसे अच्छा काम हो रहा था उससे सीखने को भी तैयार थे। ये उस दौर की सोच को दिखाता है, एक तरह की वैश्विक महत्वाकांक्षा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहना, वो सिर्फ एक नारा नहीं था। उस जमाने के लिए ये बांध और बिजली घर सच में आस्था के केंद्र थे। इस बात पर विश्वास कि विज्ञान और तकनीक देश को सदियों की गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। दामोदर नदी, जिसे पहले बंगाल का शोक कहते थे। बंगाल का शोक? ऐसा क्यों? क्योंकि वो हर साल भयानक बाढ़ लाती थी, हर साल। तो उस नदी को विकास की वाहक बनाने का सपना था ये। और ये सपना सिर्फ झारखंड का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक साझा प्रोजेक्ट था। इसका हेड ऑफिस भी कोलकाता में रखा गया और इसका पैमाना जबरदस्त था। वीडियो के मुताबिक इसके तहत 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 पनबिजली घर और 3 थर्मल पावर प्लांट बनाए गए। 8 बड़े बांध, ये तो एक पूरा नेटवर्क है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस नेटवर्क को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे नदियों के हिसाब से तोड़ना। तो दामोदर की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है बराकर, उस पर 3 बड़े बांध बनाए गए हैं। ठीक है। पहला कोडरमा में तिलैया बांध, जो सबसे पहले 1953 में बनकर तैयार हुआ। दूसरा धनबाद में मैथन बांध, जो 1957-58 में बना। और तीसरा गिरिडीह में बाल पहाड़ी, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अच्छा, तो 3 बांध बराकर नदी पर, और मुख्य दामोदर नदी पर कितने थे? मुख्य दामोदर नदी पर भी 3 बांध हैं। एक धनबाद में पंचेत, जो 1959 में शुरू हुआ, और 2 बोकारो जिले में अय्यर और बेरमो बांध। तो ये 6 हो गए, बाकी 2? बाकी बचे 2 बांध दूसरी सहायक नदियों पर बनाए गए। हजारीबाग में कोनार नदी पर कोनार बांध और बोकारो में बोकारो नदी पर बोकारो बांध। तो कुल मिलाकर ये 8 बांधों का एक पूरा जाल है जो पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। लेकिन इसमें सिर्फ बांध ही नहीं थे। आपने अवरोधक बांध और तापीय विद्युत गृह का भी जिक्र किया जी। इनमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। अवरोधक बांध यानी बैराज, वो विशालकाय बांधों की तरह पानी को रोकता नहीं है, बल्कि उसके बहाव को कंट्रोल करता है और उसे नहरों की तरफ मोड़ता है सिंचाई के लिए। ऐसा एक बैराज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बनाया गया। और तापीय विद्युत गृह यानी थर्मल पावर स्टेशन, मतलब ऐसे पावर प्लांट जो कोयले से बिजली बनाते हैं। डीवीसी के तहत बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर में 3 बड़े थर्मल प्लांट भी लगाए गए। तो एक तरफ पानी से बिजली और दूसरी तरफ कोयले से, मतलब एनर्जी का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया था। ये वाकई कमाल की योजना थी। इसका नतीजा क्या निकला? मतलब आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े इसके विशाल पैमाने को दर्शाते हैं। ये पूरी परियोजना कुल मिलाकर करीब 1200 मेगावाट बिजली पैदा करती थी और लगभग 8 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करती थी।
आप सोचिए, 1950 के दशक में जब ज्यादातर गांवों ने बिजली का बल्ब तक नहीं देखा था, तब ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। डीवीसी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक उम्मीद थी। तो डीवीसी पूरी तरह से एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। लेकिन अगली बड़ी परियोजना स्वर्ण रेखा, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। उसमें सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी जुड़ा हुआ था, है ना? हाँ बिल्कुल। स्वर्ण रेखा परियोजना की शुरुआत 1978 में हुई और इसे वर्ल्ड बैंक की मदद से बनाया गया था। ये दिखाता है कि 70 के दशक तक भारत वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने लगा था। और ये जरूरी भी था, क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी सिर्फ झारखंड में नहीं बहती, वो रांची के पास नगरी से निकलकर पश्चिम बंगाल और फिर ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब तीनों राज्यों का इसमें शामिल होना जरूरी था। इसीलिए ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तीनों की संयुक्त परियोजना है। तो ये एक तरह की कूटनीतिक और इंजीनियरिंग दोनों तरह की चुनौती रही होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत कौन कौन से मुख्य बांध बनाए गए? इसमें भी एक नेटवर्क है। मुख्य स्वर्ण रेखा नदी पर सरायकेला खरसावा में चांडिल बांध बनाया गया, जो काफी बड़ा है। फिर पूर्वी सिंहभूम में गोलूडीह बैराज है और सरायकेला में ही एक पालना बांध है जो अभी बन रहा है। और इसकी सहायक नदियों का क्या, उन पर भी काम हुआ? हाँ, इसकी सबसे अहम सहायक नदी है खरकई। इस पर पश्चिमी सिंहभूम में ईचा बांध और पूर्वी सिंहभूम में गझिया बैराज बनाया गया है। ये सारे बांध मिलकर स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक नदियों के पानी का प्रबंधन करते हैं। वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी है। स्वर्ण रेखा नदी पर जो मशहूर हुंड्रू फॉल्स है, उससे भी बिजली बनाई जाती है। बिल्कुल, हुंड्रू जलप्रपात से करीब 200 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन होता है। ये दिखाता है कि योजना बनाने वालों ने नदी की हर क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक छोटी सी जानकारी है जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती है, और स्रोत उसे साफ करता है। वो क्या? खरकई नदी पर बना ईचा बांध पश्चिमी सिंहभूम में है, लेकिन ईचागढ़ पक्षी बिहार वो सरायकेला खरसावा में है। नाम मिलते जुलते हैं पर जगह अलग अलग हैं। ये छोटी छोटी बातें ही किसी विषय की गहरी समझ देती हैं। डीवीसी और स्वर्ण रेखा तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे। क्या इनके अलावा भी कोई और महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं? हाँ, कई और थीं, जैसे कि मयूराक्षी परियोजना। ये दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर है, जो देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। इस पर बने मसांजोर बांध की कहानी बड़ी अनोखी है। अनोखी? वो कैसे? इसे बनाने में कनाडा सरकार ने मदद की थी, इसीलिए इस बांध को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट, इसे कनाडा बांध भी कहते हैं, ये नाम कैसे पड़ा? क्या इसे कनाडा के लोगों ने बनाया था या सिर्फ फंडिंग वहां से आई थी? ये उस समय के भारत कनाडा के अच्छे रिश्तों का प्रतीक था। कनाडा ने इसके लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दोनों दी थी। और मयूराक्षी नदी की एक और खास बात है जो इसे झारखंड की बाकी नदियों से अलग करती है। वो क्या है? ये राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी है। नौगम्य यानी जिसमें नाव चलाई जा सकती है। इससे न सिर्फ स्थानीय परिवहन में मदद मिलती है, बल्कि आप कह सकते हैं पर्यटन की संभावनाएं भी खुलती हैं। ये छोटी सी बात इस परियोजना को एक अलग पहचान देती है। तो डीवीसी के राष्ट्रीय सपने और स्वर्ण रेखा के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद ये परियोजनाएं ज्यादा क्षेत्रीय और विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान देती हुई लगती हैं। उत्तरी कोयल परियोजना के बारे में भी वीडियो में जिक्र है, जिसकी कहानी थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। हाँ, उत्तरी कोयल परियोजना का मकसद मुख्य रूप से पलामू और गढ़वा के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई की सुविधा देना था। इसकी शुरुआत तो 1972 में हो गई थी, लेकिन 1993 में वन विभाग ने इस पर रोक लगा दी। रोक लगा दी क्यों? कुछ पर्यावरणीय चिंताओं और शायद कुछ जमीन अधिग्रहण के मुद्दों की वजह से दशकों तक काम रुका रहा। बाद में जब झारखंड राज्य बना तो इसे फिर से शुरू करने की कोशिशें हुई। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे अच्छी मंशा वाली परियोजनाएं भी लाल फीताशाही और जमीनी विवादों में फंसकर सालों तक लटकी रख सकती हैं। तो हमने अब तक विकास की एक पूरी यात्रा देखी है। आज़ादी के बाद के बड़े सपने, फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और फिर जमीनी हकीकत की चुनौतियां। लेकिन स्रोत में एक ऐसी परियोजना का भी जिक्र है जो इन सब से अलग है, जो बन ही नहीं पाई, कोयल कारो परियोजना। ये कहानी बाकी परियोजनाओं से बिल्कुल अलग लगती है। हाँ, और ये बहुत जरूरी कहानी है। 1970 के दशक में जब इसका प्रस्ताव आया तो इसे भी विकास का एक बड़ा प्रतीक माना गया। ये दक्षिणी कोयल और उत्तरी कारो नदियों पर बनने वाली एक विशाल परियोजना थी। कागज पर यह भी डीवीसी जैसा ही एक बड़ा सपना था, लेकिन स्रोत बताता है कि जमीनी हकीकत कुछ और थी।
जमीनी हकीकत से क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि इस परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों ने जबरदस्त विरोध किया। ये कोई छोटा-मोटा प्रदर्शन नहीं था, ये एक बड़ा आंदोलन बन गया। उनका तर्क था कि अगर ये बांध बने तो उनके सैकड़ों गांव, उनके जंगल, उनकी खेती की जमीन और उनके पुरखों की जमीन सब कुछ पानी में डूब जाएगा। ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं था, ये उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके अस्तित्व का सवाल था। तो ये विकास की परिभाषा पर ही एक सवालिया निशान था। बिल्कुल, ये पहली बार था जब विकास की उस सरकारी परिभाषा को, जिसमें बड़े बांध और कारखाने ही तरक्की का पैमाना थे, इतने बड़े पैमाने पर चुनौती दी गई थी। आंदोलन का नारा था, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। और आखिरकार इस जबरदस्त और लगातार विरोध के कारण सरकार को झुकना पड़ा और इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया। तो कोयलकारों की कहानी एक तरह से इन बड़ी परियोजनाओं के दूसरे पहलू को उजागर करती है। हाँ, ये हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है। एक तरफ डीवीसी है, जिसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया, और दूसरी तरफ कोयलकारों है, जिसे स्थानीय लोगों ने अपनी संस्कृति और अस्तित्व के लिए खतरा माना। ये एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे विकास परियोजनाओं का स्थानीय समुदायों पर सीधा और कभी-कभी विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? मुझे लगता है कि झारखंड की ये नदी घाटी परियोजनाएं सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, ये अपने अपने दौर की कहानी कहती हैं। डीवीसी आजाद भारत की उस पीढ़ी की कहानी है जिसके पास सपने देखने की हिम्मत थी। स्वर्णरेखा उस दौर की कहानी है जब भारत दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीख रहा था। सही कहा। और उत्तरी कोयल जैसी परियोजनाएं हमें व्यवस्था की चुनौतियों और देरी की कहानी सुनाती हैं। लेकिन सबसे जरूरी सबक शायद कोयलकारों की कहानी में छिपा है। ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि विकास किसके लिए? जहां एक ओर इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय प्रगति का प्रतीक माना गया, वहीं दूसरी ओर एक परियोजना का स्थानीय विरोध के कारण रुक जाना हमें ये सोचने पर विवश करता है कि बड़े पैमाने पर होने वाले विकास और स्थानीय समुदायों के अधिकारों, उनकी आजीविका और उनकी संस्कृति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो 1970 के दशक में जितना प्रासंगिक था, आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है।